गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं वितान यह इस बुक का सेकंड लेसन जूझ। पहले हमने पढ़ा था सिल्वर वेडिंग। इसके क्वेश्चन आंसर आपने लिख लिए होंगे और अब जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज मैं उसका सिलेबस भी डालूँगी। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष और यह लेखक है डॉक्टर आनंद यादव, जो मराठी के प्रख्यात कथाकार है और इन्हीं के जीवन से जुड़ा यह है जूझ उपन्यास। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर 1935 कांगल में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2016 पुणे में हुई थी। इनकी शिक्षा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से हुई थी। वरिष्ठ साहित्यकार आनंद यादव का 27 नवंबर 2016 को पुणे में निधन हो गया। उनकी आत्मकथा ज़ोंबी के लिए उन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यादव ने 40 किताबें लिखी, जिनमें लेख, कविताएं, आलोचनाएं आदि शामिल हैं। मराठी साहित्य के लिए विख्यात वरिष्ठ साहित्यकार आनंद यादव जन्म कोल्हापुर के कागलगांव में हुआ। 83 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ। आनंद यादव सन 2009 में महाबलेश्वर में संपन्न हुए अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आनंद यादव का मूल नाम रत्नापा जकाते था। वह ग्रामीण साहित्यकार थे। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण उन्हें पढ़ाई से रोका गया। कोल्हापुर में अध्ययनरत आनंद यादव शिक्षा छोड़कर आगे की पढ़ाई पूरी करने पुणे पहुँचे। वह सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के मराठी विभाग के विभागा प्रमुख पद से रिटायर्ड हुए। मराठी के ग्रामीण साहित्य को एक अलग पहचान देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके कई उपन्यास और कविता संग्रह को अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। उनके लिखित नटरंग उपन्यास पर बनी मराठी फिल्म अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। तो यह जूझ जो कहानी हम पढ़ेंगे अभी, वह लेखक के जीवन से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी कहानी है। इसको आप लोग अच्छे से वर्ड टू वर्ड रीडिंग भी करेंगे। आइए अब देखते हैं इस कहानी में क्या लिखा गया है। जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित और प्रशंसित उपन्यास है। इस उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में जूझ शीर्षक से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, स्ट्रगल, जो लेखक ने अपने जीवन में किया था। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना, कोल्हू पर काम करना पड़ता है। कोल्हू यानी बैल को लेकर कृषि के कार्य करने पड़ते थे। परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आएगा। पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से पिटाई करेगा। दादा यानी उस लेखक के पिता। कोल्हू का काम समाप्त हो चुका था। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने माँ से बात करने का उचित अवसर समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। अर्थात लेखक के पिता को उनका पढ़ाई लिखाई करना पसंद नहीं था और इसलिए वे क्रोधित हो जाते थे। लेखक ने माँ को सुझाव दिया वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करे। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे।
रात को दोनों माँ बेटा राव सरकार के घर गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक की पढ़ाई कर ले। माँ ने दीवार के साथ बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखवा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। उसने राव को यह भी बता दिया कि खुद काम से बचने के लिए उसके लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेजा गया तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तू भी कोई बहाना बनाकर आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया कि हम दोनों के यहाँ आने के बाद दादा को न बताएं। राव ने कहा, तू उसके सामने निडर होकर जा, जो मैं पूछूं कह देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग भाजी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, उसे मेरे पास भेजना। लेखक का दादा देसाई के बाड़े में के बुलावे को सम्मान समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही है। राव जी ने लेखक से पूछा, कौन सी में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया, 5वीं में था, किंतु अब पाठशाला नहीं जाता। क्यों? के उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है, क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया गया है। राव ने लेखक के दादा रत्नाप्पा से जब सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा, खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक से कहा, तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगाकर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने, घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। लेखक ने अपने उत्तर से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? लेखक के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में राव साहब ने रत्नाप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा। खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे पाठशाला जाने का एक जुनून था जो अब पूरा होने वाला था। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के सामने बेंच के एक कोने पर जा बैठा। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते रहे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से कहकर एक नई टोपी और चड्डी मंगवा ली और स्कूल चड्डी पहनकर जाने लगा। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे, अतः कक्षा में शरारत कम होने लगी।
न. सोंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थी। उनका गला सुरीला था, छंद और लय का ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे। लेखक तन्मय होकर सुनता था। जब लेखक खेत में पर पानी लगाता या ढोर चराता, तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता, मास्टर की तरह अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, और इस तरह उसका जो रुचि थी उसकी वह पढ़ाई लिखाई में बढ़ने लगी। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते या ढोर चराते अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में ही मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक ऊंची आवाज में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी नाचने लगता। लेखक ने कविता गाने की अपनी पद्धति सीख ली। लेखक मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं के बालकों के सामने उसे गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे यह गवाया गया। मास्टर सोंदलगेकर स्वयं कविता करते थे। अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। अतः लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर या जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज पेंसिल न होता तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता। कंठस्थ होने पर उसे पोंछ देता। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मास्टर जी उसे कविता का शास्त्र समझाते, छंद लय अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते। लेखक को तरह तरह की पुस्तकें देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिली, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आया। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास बढ़ा और अब इस तरह वह पूर्ण पारंगत हो गए थे। साहित्य में उनकी रुचि बढ़ने लगी थी। तो इस तरह इस लेसन को पढ़ने के बारे में यह समझ में आता है कि जूझ यानी संघर्ष, यदि मन में किसी भी काम को करने की इच्छा हो तो हम उसे बिल्कुल कर सकते हैं। बस उसे निश्चय कर लेना है, मन में ठान लेना है, तो कोई भी काम सफल हो सकता है। तो इस तरह यह मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ हमने पढ़ा। यह किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन की खुरदुरे यथार्थ, गवई जीवन यानी ग्रामीण जीवन का यथार्थ, उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथा या उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण है। अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूर के संघर्ष की एक अनूठी झांकी है। यह अंश हर स्थिति में पढ़ने की लालसा धीरे धीरे साहित्य, संगीत,
और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।